गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसको आज हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो पीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जितने भी कंटेंट लाए जाते हैं करंट अफेयर में, इसको लाने में वर्षा भुवल जी का जो है विशेष सहयोग रहता है, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में वर्ष के अंतिम दिन एक अनूठा महोत्सव किया जाता है और आयोजन को देखिए बहरूपिया महोत्सव कहा जाता है। और इस साल भी बहरूपिया महोत्सव का आयोजन हुआ है और इस महोत्सव में कलाकार जो है विभिन्न वेश धारण कर नगर के सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर जो है लोगों का मनोरंजन करते हैं। ध्यान रखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग। याद रखना है दुर्ग। देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिग्विजय स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, दिग्विजय स्टेडियम। याद रखना है कि हॉकी के नर्सरी के रूप में जाने जाते हैं राजनांदगांव जिला, अब बास्केटबॉल खेल के लिए भी जाना जाएगा। यहाँ दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें 3 जो है रूफ टॉप पर है और स्टेडियम परिसर में 3 कोर्ट आउटडोर और 2 जो है इंडोर है। याद रखना है दोस्तों कि एक ही परिसर में 8 बास्केटबॉल कोर्ट के साथ यह देश में सर्वाधिक है, अर्थात 8 बास्केटबॉल कोर्ट वाला देश में कहीं भी नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब। देखिए, ब्राज़ील के किस दिग्गज फुटबॉलर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पेले। ध्यान दीजिएगा, पेले। याद रखना है दोस्तों कि ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वह अपने देश ब्राज़ील को 3 बार विश्व चैंपियन बनाया। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जैविक पद्धति से तैयार होने वाले नगरी दुबराज धान को पिछले लगभग 200 सालों से महानदी के तलहटी में किसान लगाते आए हैं, इसीलिए चर्चा में था और एक सुगंधित फसल है। याद रखिएगा, ये नगरी दुबराज एक सुगंधित फसल है और पिछले साल इसे जीआई टैग भी मिला है। ध्यान दीजिए, धमतरी जिला के 180 किसान 180 एकड़ में नगरी दुबराज की जो है फसल की ये फसल लगाए हैं। ध्यान रखना है धान की। और नगरी दुबराज देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। नगरी दुबराज धान 30 रुपये प्रति किलो में बिकता था, अब जो है 50 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है। नगरी दुबराज चावल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। याद रखना है कि 75 रुपये से बढ़कर 85 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है नगरी दुबराज। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस ऊंची चोटी को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गौरलाटा। ध्यान दीजिएगा, गौरलाटा। याद रखना है दोस्तों कि बलरामपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर और छत्तीसगढ़ का मुकुट कहे जाने वाले गौरलाटा को पहली बार टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। और देखिए कि गौरलाटा को स्थानीय इलाके में मुरली चटाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ट्रैकिंग आसान हो इसके लिए वहाँ तक सड़क और रिसॉर्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में यहाँ दिल्ली सहित 7 राज्यों के ट्रैकरों का दल पहुँचा था। याद रखना है कि टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत प्राचीन स्थल डीपाडी से गौरलाटा और यहाँ से बलरामपुर के पवई जलप्रपात और फिर गर्म जल स्रोत वाले ताता पानी सहित प्रमुख स्थल जो है आएंगे। ठीक है, एक नज़र देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी वाले पहाड़। ध्यान दीजिएगा, देखिए गौरलाटा वही है 1225 मीटर। याद रखना है बैलाडीला नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा में है 1210 मीटर। याद रखना है बदरगढ़ कवर्धा जिला में है 1176 मीटर और उसके बाद मैनपाट सरगुजा जिला अंतर्गत है, ये है ना, देखिए 1085 मीटर। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना
ऑप्शन बी सही है। देखिए इसके संबंध में याद रखना दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। याद रखना है कि इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 23 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। देखिएगा ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, याद रखना है इसको भी। देखिए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की है। ध्यान देना है, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, तो इनकी जो राशि है 10,000 से बढ़कर कितना कर दिया गया, 20,000 रुपये एक मुश्त। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण कब से किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अप्रैल 2023। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। और फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। ध्यान देना है कि प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। याद रखना है कि इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिलों जिसमें कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा शामिल है तथा 2 हाई बर्डन जिले जिसमें आपका कबीरधाम एवं रायगढ़, तो इसमें दोस्तों फोर्टिफाइड जो है चावल का वितरण किया जा रहा है। ध्यान रखना है, इन जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सीसल कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा, बस्तर। तो देख लीजिए, देखिए इसके संबंध में देखिए सीसल कला जो है बस्तर जिले के जगदलपुर एवं बकावन क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र की जो है मुरिया, भतरा आदि जनजातियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के बांस जिसे राम बांस कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्तियों को सुखाकर उनका जो रेशा निकाला जाता है और इन रेशों को विभिन्न रंगों में डुबाकर उबाल लिया जाता है। फिर इन्हें पुनः सुखाकर इन रेशों से खिलौने, वॉल हैंगिंग, सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें ही सीसल कला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लामनी पार्क में।
ध्यान रखिएगा लामनी पार्क में। याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार बनकर लगभग तैयार हो गया है और यह पक्षी विहार लामनी पार्क में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर इस पक्षी विहार को तैयार किया गया है और इस पक्षी विहार में करीब 600 पक्षियों को रखा जाएगा, जिसमें 20 प्रजातियों के जो है विदेशी पक्षी भी शामिल हैं। ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि इस पक्षी विहार की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर व ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है और इस पक्षी विहार का जो उद्घाटन है 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिए, वन विभाग द्वारा जगदलपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही लामनी पार्क बनाया गया है, ठीक है, और इसी पार्क में ये पक्षी विहार बनाया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से किस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। देखिए इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ध्यान देना है दोस्तों कि इस योजना में कृषकों की निजी भूमि में प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों, जिसमें आपका क्लोनंग नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांध, टिश्यू कल्चर सौगौन और देखिए मिलिया डुबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति के पौधों का जो है रोपण किया जाएगा। ध्यान देना दोस्तों कि समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें एवं भूमि अनुबंध धारक जो अपनी भूमि में रोपण करना चाहते हैं इस योजना के हितग्राही होंगे। ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधों का जो है रोपण हेतु 100% एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। देखिए कि राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में रोपित 15 करोड़ पौधे जो है परिपक्व होने के पश्चात हितग्राहियों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है। ध्यान देना है। देखिए कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के क्रियान्वयन से प्रति वर्ष लगभग 30,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक आय की प्राप्ति होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है संतराम नेताम। ध्यान रखना है, संतराम नेताम। देखिए कि कांग्रेस विधायक संतराम नेताम विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष होंगे। ध्यान दीजिएगा कि संतराम नेताम जो है वो कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में जो है उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महनई में मकरभज्जा जलप्रपात है। ध्यान देना है। और करीब 80 फीट की ऊंचाई से हरी भरी पहाड़ी के बीच से बहती हुई यह जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इस खूबसूरत झरने को जो है लोग पर्यटन स्थल के रूप में जान सके, इसके लिए इस वर्ष दोस्तों गांव के जो है महिला सरपंच ने नए साल में यहाँ मेला लगवाया था, इसीलिए ये चर्चा में था। ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादावाड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में है ये, याद रखना है, रायपुर जिला में है। देखिए इसके संबंध में कि जैन दादाबाड़ी मंदिर जो है वो रायपुर में स्थित है और राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी ये मंदिर का जो निर्माण है करीब 80% पूरा हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि 3 मार्च को इस मंदिर का जो है नया स्वरूप अस्तित्व में आ जाएगा और इसके अस्तित्व में आ जाने से यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। देखिएगा कि दादाबाड़ी में 5 गुंबद वाला भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर और सफ़ेद पत्थर मंगवाए गए हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, डाटा को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है 17। ध्यान दीजिएगा 17। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के तहत है ना, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 नई जगहों पर नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा और वर्तमान में प्रदेश में दोस्तों 96 जगहों पर पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहा है। ध्यान देना है कि यहाँ कुपोषित बच्चे जो है 4 सप्ताह में सुपोषित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान में पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि देखिए पोषण पुनर्वास केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं होती हैं। देखिएगा कि केंद्रों में इलाज के लिए एक डॉक्टर, एक नर्स, वार्ड बॉय और एक केयर टेकर होता है और कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माँ का भी जो है ना इलाज तक रखा जाता है, उनकी माँ को जो है इलाज तक रखा जाता है। और देखिएगा बच्चों को कम से कम 15 दिनों तक जो है निगरानी में रखा जाता है और बच्चे की मां को इस दौरान 150 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है और बच्चे को जो है छुट्टी देने के बाद मां को पोषण आहार की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान दीजिए ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, डाटा है, ध्यान दीजिएगा। 4 साल में दोस्तों प्रदेश में कुपोषण दर में 5.61% की कमी आई है। ध्यान दीजिएगा और प्रदेश में वर्ष 2019 में कुपोषण दर 23.37% थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 17.76% तक पहुंच गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, डाटा वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ये वाला प्रश्न थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजिम। ध्यान दीजिएगा राजिम। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में रामायण मंडली स्पर्धा की जो है शुरुआत हो चुकी है और यह स्पर्धा का जो है दूसरा वर्ष है और पहली बार यह प्रतियोगिता सिवरी नारायण में आयोजित की गई थी। ध्यान दीजिए यह प्रतियोगिता 4 चरणों में होनी है और इसमें सबसे पहले जो है चरण है ग्राम पंचायत स्तर का है और उसके बाद जनपद पंचायत स्तर, फिर जिला स्तर और उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर यह जो है स्पर्धा हो रही है। पहले चरण की जो शुरुआत है वो दिसंबर माह में हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि जनपद पंचायत स्तर पर 5 से 25 जनवरी तक स्पर्धा होगी और जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता 27 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलेगी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्पर्धा करवाई जा रही है। ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने इसके लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर 7 करोड़ की जो राशि है उनका आवंटन किया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता मंडलियों को 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है और जनपद स्तर के विजेताओं को 10-10 हज़ार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जिला स्तर पर विजेता मंडली को 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा और याद रखिएगा कि जिला स्तर की विजेता मंडलियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस बार जो है 28 जिलों में यह स्पर्धा होगी और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता दोस्तों 16 से 18 फरवरी तक राज्य में होगा। ध्यान दीजिएगा राज्य में। और प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 3 लाख रुपए, तृतीय स्थान पर आने वाले मंडली को 2 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि वहीं साथ ही चिन्हारी में पंजीकृत मानस मंडली को 5,000 रुपये वाद्य यंत्र के लिए भी दिया जाएगा। ओके, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण भारत के किस अग्रणीय डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है #U। ध्यान दीजिएगा #U। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण भारत के अग्रणी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क #U का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया है और #U छत्तीसगढ़ हिंदी में होगा, ध्यान रखना है। और इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार और रिपोर्ट प्रकाशित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। #U के CEO दिनेश अकुला है। #U को 1 साल पहले तेलुगु में लॉन्च किया गया था और देखिए यह तेलुगु मीडिया में अग्रणी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में से एक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है
देखिए पंचम विधानसभा के वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, संतराम नेताम और अजय चंद्राकर दोनों हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्रवण कुमार शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्रवण कुमार शुक्ला। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार श्रवण कुमार शुक्ला ने हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, ध्यान देना है। और इस दौरान श्रवण कुमार शुक्ला ने उन्हें उनका एक जो है तैल चित्र भेंट किया। ध्यान दीजिए, सरगुजा निवासी श्रवण कुमार शुक्ला को अपनी कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिएगा कि इसके संबंध में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट भी आया है। तो देखिए ट्वीट क्या किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान चित्रकार श्रवण कुमार शर्मा से मुलाकात हुई। वह सालों से चित्रकारी कर रहे हैं और उसमें जनजातीय कला को लेकर बहुत ही जुनून है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कांकेर जिला है ये। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ गांव के आदिवासियों के पास 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है। ध्यान देना है, 4 फीट ऊंची इस प्रतिमा में सूर्यदेव, उनके सारथी और 7 घोड़ों का जो है प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। देखिएगा कि प्रतिमा कुछ जगह से थोड़ी खंडित भी हो चुकी है और इस प्रतिमा को स्थानीय लोग विष्णु जी के रूप में पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना है। देखिएगा कि स्थानक मुद्रा में सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में स्नान पद्म कमल और पादपीठ के नीचे रथ में 7 अश्व, सारथी अरुण और दोनों पार्श्वों में उनके अनुचर दंडीन और पिंगल हैं। और वे देखिए वे पैरों में बूट के आकार की पादुका पहने हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है और उस समय कांकेर में सोमवंश के राजा भानुदेव का शासन था। ध्यान रखिएगा, भानु का अर्थ होता है सूर्य। देखिएगा कि अनुमान के अनुसार भानुदेव जो है वो सूर्य के उपासक रहे होंगे। देखिए ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ब्राह्मण धर्म की 5 शाखाओं शैव, वैष्णव और शाक्त और गणपात्य में से शौर संप्रदाय में इष्ट देवता सूर्य की पूजा आराधना का प्रचलन रहा। देखिएगा कि सूर्य की आराधना वैदिक काल में सविता, मित्र, आदित्य नामों से होती रही। सूर्यदेव की जो है प्रतिमाएं 2री सदी से बननी प्रारंभ हुई और गुप्त काल तक ये पाई जाती रही। ओके, देखिए मयाना जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, कांकेर। तो ये कांकेर जिले में है मयाना जलाशय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिले में मयाना जलाशय और परलकोट जलाशय कापसी है ना स्थित है। ध्यान दीजिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन जलाशयों से दोस्तों नहरों में पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसान जो है समय पर फसलों की सिंचाई कर सके, इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कंवर। ध्यान दीजिएगा कंवर, और अभी काफ़ी चर्चा में है ये भी। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों बार नृत्य हजारों सालों में मांग, देखिए मांग माह जिनको जनवरी फरवरी कहते हैं में आयोजित होने वाले नृत्य है। ध्यान दीजिए कि इस नृत्य का जो आयोजन है 5 वर्ष के अंतराल में होता है और यह नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ध्यान देना है कि कंवर जनजाति के इस बार नाचा में गांव की किसी खुले मैदानी जगह में भीम देवता की स्थापना की जाती है। देखिए कि 12 दिन के इस महोत्सव में 11वें दिन देव स्थल पर तेल चढ़ाया जाता है और 12वें दिन बार राजा और बार रानी का जो है विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ 9वीं 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सिरपुर। ध्यान रखिएगा सिरपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद अंतर्गत सिरपुर में एक अन्य शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सोमवंशी काल के हैं और मंदिर जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास की है। ध्यान दीजिए, इसमें टूटी हुई नंदी की प्रतिमा और शिव मंदिर की जो है मूर्तियाँ, दीवार, चंदी के जो है चबूतरा, मूर्ति कला के साथ दरवाजा, चौखट और मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से साइट पर पाए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसके अलावा एक ही परिसर में दोस्तों एक टीला भी मिला है जिसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है और इससे पूर्व भी सिरपुर में दोस्तों शिव मंदिर, बौद्ध विहार और विष्णु जी के जो है मंदिर मिल चुके हैं।
ध्यान दीजिए कि वर्तमान में जो है सिरपुर में संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां प्राचीन मूर्तियों का जो है अवलोकन भी किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों कि सिरपुर जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर है, जिसमें लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है, जिसे देखने दूर दूर से यहाँ है ना पर्यटक जो है यहाँ पहुँचते हैं। और इसके अलावा सुरंग टीला भी आकर्षण का केंद्र रहता है। बौद्ध विहार और जैन विहार भी यहाँ दर्शनीय है। ये हाल ही में चर्चित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोपरा जलाशय जो है वो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और इस जलाशय में प्रवासी व स्थानीय को मिलाकर 2,500 से 3,000 पक्षी उड़ान भरते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। और प्रवासी पक्षियों में देखिए हेडेड गुस ऐसा पक्षी है जो मंगोलिया से हिमालय पार करते हुए 29,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसे पर्यटन केंद्र बनाने की पहल की जा रही है। और सिंचाई विभाग ने कोपरा जलाशय का निर्माण महानदी बेसिन में साल 1993 में किया था। ध्यान दीजिएगा। और यह जलाशय दोस्तों बत्तख प्रजाति और स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। याद रखना है किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए किस जिले के जिला प्रशासन की वेबसाइट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल प्लेटिनियम अवार्ड के लिए चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो बिलासपुर जिला। ध्यान रखिएगा बिलासपुर जिला। याद रखना है दोस्तों कि बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल प्लेटिनियम अवार्ड के लिए चुना है। ध्यान देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कलेक्टर सौरभ कुमार को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ध्यान देना है कि बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट में ऐसा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है जिसमें दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है, और इसीलिए यह अवार्ड बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सरकार के विभिन्न विभागों की शासकीय वेबसाइट को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए ये भी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान देना है इसको भी। हाल ही में चर्चित परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है एमसीबी, पहले ये कोरिया था लेकिन अब एमसीबी में आता है। ठीक है, ध्यान देना है अलग होने के बाद। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ शहर के निकट परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। याद रखना है कि 13 हेक्टेयर में फैला हुआ यह औद्योगिक क्षेत्र, इसका भूमि पूजन जो है मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने वर्ष 2001 में किया था। ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परसगढ़ी औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाने 30 प्लाट जो है तैयार कराया था। याद रखना है 30 प्लाट मतलब यहाँ पर 30 उद्योग लगेंगे। ध्यान देना है। देखिए बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान किस जिले के कड़मा गांव में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर, ये बस्तर जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान बस्तर जिले के दरभा के कड़मा गांव में है, और कड़मा गांव में अगले 28 सालों तक चलने वाली चूने पत्थर की जो है खदान है। ध्यान देना है कि हर साल इस खदान से 68.500 टन जो है चूना पत्थर निकाला जा सकता है। 3.420 हेक्टेयर वाले भूभाग में 1.032 मिलियन टन चूना पत्थर होने का अनुमान लगाया जा चुका है। ध्यान देना है यह जो क्षेत्र है वो कांगेर वैली नेशनल पार्क की सरहद के पास ही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखने योग्य है। ध्यान देना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन नौसेना में भर्ती होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बन गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ईशा बघेल। ध्यान देना है ईशा बघेल। याद रखना है दोस्तों कि भारतीय नौसेना में एसएसआर की पहली महिला बैच में दुर्ग जिले के ग्राम देखिए बोरीगा रका की बेटी ईशा बघेल चुन ली गई है, और ईशा बघेल नौसेना में भर्ती होने वाले छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बन गई है। याद रखना है छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर। ओके, याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के माध्यम से पहले चरण में देश भर से जिन 200 महिलाओं का चयन किया गया उसमें ईशा बघेल भी शामिल है। याद रखना है छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर ईशा बघेल। ओके, ध्यान देना है। देखिए हाल ही में चर्चित रोपाखार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सरगुजा।
ध्यान दीजिएगा सरगुजा जिले में है। तो याद रखना है कि रोपा खार जलाशय सरगुजा जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ दोस्तों 11 से 13 फरवरी तक जो है मैन पाट के रोपा खार जलाशय के समीप मैन पाट महोत्सव का जो है 3 दिवसीय आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, तो यही होगा, याद रखना है मैन पाट महोत्सव। ओके, याद रखिएगा रोपा खार जलाशय के समीप। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ध्यान देना है बस्तर। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है और प्रदेश का यह पहला बायोगैस प्लांट जो है जगदलपुर शहर के डोंगा घाट में संचालित SLRM सेंटर में बनाया जा रहा है। ध्यान देना है। और यहाँ जो है हर दिन 10 किलोवाट बिजली से इस सेंटर के आसपास रहने वाले 50 घरों को दोस्तों रोशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह कार्य जो है बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करवाया जा रहा है। 200 मीटर की दूरी पर बनने वाले इस प्लांट पर 34 लाख रुपए खर्च होंगे। ध्यान दीजिएगा। और विद्युत उत्पादन के लिए इस प्लांट में दोस्तों हर दिन 500 किलो गोबर जो है और 100 लीटर जो है पानी का उपयोग किया जाएगा। और यह प्लांट फरवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। वह पहले दिन 600 किलो गोबर का उपयोग किया जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है तुरेनार। ध्यान देना है तुरेनार। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने का जो है कार्य किया जा रहा है और बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के तुरेनार में 5 एकड़ में 2 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ 19 यूनिट लगाई जा रही है जिसमें 8 फूड प्रोसेसिंग प्लांट है और यहाँ जो है सुगंधित चावल और दाल सहित तेल का जो है उत्पादन होगा। ध्यान देना है। और इस ग्रामीण औद्योगिक पार्क में 1000 ग्रामीणों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। ध्यान देना है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है दोस्तों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए कैलाश झील निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कैलाश झील जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये इंपॉर्टेंट है। और कैलाश झील में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट राइडर की जो है शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, है ना, इस झील में। ध्यान देना है कि इसमें बांस के जो है बने राफ्टर यानी नाव पर दोस्तों पर्यटक जो है झील से प्रकृति को देख सकेंगे और यह सुविधा अभी केरल में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, है ना, बी सही है, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ध्यान देना है। देखिएगा कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस दोस्तों उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। ध्यान देना है। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए वर्तमान में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान देना है, तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, है ना, प्रदान करने में छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की जो है खुराक दी जाती है। ध्यान देना है। और मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन तथा फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेबलेट प्रदान किया जाता है। चलिए देखिएगा, थोड़ा आंकड़ा है, ध्यान देना है।
देखिए, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक पूरे देश में राज्यवार IFA सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6 माह से 59 माह के 64.4% बच्चों को और 5 वर्ष से 9 वर्ष के 71.5% बच्चों को IFA सप्लीमेंटेशन दिया गया है। ध्यान देना है। देखिएगा, और भी है, ध्यान देना है कि प्रदेश में इस दौरान 10 वर्ष से 19 वर्ष के 74.6% बच्चों व किशोरों तथा 95% गर्भवती महिलाओं और 61.6% शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। ध्यान दीजिएगा। और इन सभी समूहों को मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर जो है 73.8% है। ध्यान देना है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, पहले मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, है ना। तो ये लोकेट है, लोकेट कर लीजिए मैप के माध्यम से 2 जिला जो है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ए हो गया, माफ़ करिएगा, ये डी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। याद रखना है, मानव विज्ञान संग्रहालय जगदलपुर में है, आदिवासी संग्रहालय है ना नवा रायपुर में है, और महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय ये भी नवा रायपुर में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि मानव विज्ञान संग्रहालय, इसी कारण ये चर्चा में है, ठीक है, इसी कारण ये क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर में राज्य का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय है, जिसे अब एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये 7 मंजिला जो है नवा, है ना, ये 7 मंजिला जो है नया मानव विज्ञान संग्रहालय 61 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ध्यान देना है। बस्तर जिले में इस मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। ध्यान देना है, यह जगदलपुर के धर्मपुरा में करीब 2.5 मतलब 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगला आपका आदिवासी संग्रहालय, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था दोस्तों। याद रखना है कि ये नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। ओके, ध्यान देना है। अगला है आपका, ये याद रखना है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। ध्यान दीजिएगा, ये भी है ना रायपुर में ही है। और ये देश भर के दोस्तों 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान प्राप्त है इस आदि, है ना, इस संग्रहालय को। ध्यान देना है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय को। याद रखिएगा कि 147 साल पुराने यह संग्रहालय रायपुर जिले में स्थित है। और राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने, देखिएगा, 1875 में 2 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी और उसी जमीन पर यह म्यूजियम बनाया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया। ध्यान देना है दोस्तों, कोरिया में है। ध्यान दीजिएगा कि कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात। और यह जलप्रपात जो है कोरिया जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर कठौतिया, है ना, तिराहा बिहारपुर जनकपुर मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। और यही है कि अपनी जो है ना प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य के कारण ये चर्चा में है ना, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुन्नालाल देवदास। ध्यान देना है, मुन्नालाल देवदास। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक मुन्नालाल देवदास है। और इस पुस्तक में माता कौशल्या से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है और हाल ही में इस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। ध्यान देना है। देखिए ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ध्यान देना है दोस्तों, महासमुंद। याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक जो है 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का जो है सर्वे किया गया था। और इसके अनुसार दोस्तों, है ना, इस रिपोर्ट को सौंपा गया है राज्य सरकार को। और इसके अनुसार बिलासपुर में जो है मैग्नीज, जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में जो है बॉक्साइड होने की पुष्टि हुई है। और वहीं याद रखना है कि इसके अलावा महासमुंद में पोटास, जिसको ग्लूकोनाइट बोलते हैं, ओके, ये, और बालोद में आपका फास्फोराइट के भंडार होने की पुष्टि हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 25, ध्यान देना है 25। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत ये यूनिट इन जिलों के अलग अलग गौठानों में लगाई जाएगी और सभी में इस माह के अंत तक दोस्तों गोबर पेंट बनने लगेगा। ध्यान देना है कि वर्तमान में रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिलों के 5 गौठानों में गोबर से पेंट बन रहा है और इसमें अब तक जो है 3,307 लीटर बिक चुका है और इससे 7,20,000 रुपये की जो है आय हुई है। ओके, ध्यान देना है दोस्तों कि गोबर से पेंट बनाने का देश का जो है पहला प्लांट राजधानी रायपुर में खुला है ना, खुला था, याद रखना है। और ये जो प्लांट है देखिए है ना, गोवर्धन संघ स्तरीय स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये जो प्लांट है रायपुर के जरवाय में लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों NSA, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका बोलते हैं, ओके, इसके तहत कार्यवाही की जाएगी। ध्यान रखना है कि राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के जो है कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की राजपत्र में 3 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई है, ध्यान दीजिएगा। और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह तक जो है हिरासत में रखा जाएगा और इस अवधि को 3-3 माह कर 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर 1980 को घोषित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या फिर NSA या फिर रासुका, तीनों एक ही है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है, ध्यान दीजिएगा। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है महासमुंद, ध्यान दीजिएगा, महासमुंद। तो ये है, मैप के माध्यम से देख लीजिए, रायपुर से लगा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है। महासमुंद जिले के एक ही जगह पर यह फिल्म सिटी बनाया जाएगा। ध्यान देना है कि इसके लिए महासमुंद जिले के बीरबीरा गांव में फिल्म सिटी बनाने को लेकर संस्कृति विभाग द्वारा 250 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया गया है। ओके, ध्यान देना है। और देखिए, ये लोकेशन जो है वही रायपुर के करीब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ से कौन माउंट एकानकगुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चित्रसेन साहू, ध्यान दीजिएगा, चित्रसेन साहू। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के माउंट एकानकगुआ की चढ़ाई पूरी की है और वह 6,962 मीटर यानी 22,841 फीट की ऊंचाई पर कृत्रिम पैरों के सहारे पहुंचे हैं, ध्यान देना है। और वे देश के पहले दिव्यांग हैं जिनके दोनों पैर जो है कृत्रिम है, ध्यान दीजिए। चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ के माउंट एकानकगुआ और विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि माउंट एकानकगुआ एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पूर्व भी चित्रसेन साहू ने माउंट किलिमंजारो, माउंट कोजियस्को और माउंट एल्ब्रूस को फतह हासिल कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था और इसके साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। ओके, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दुलार एवं मिशन 12 kg अभियान चलाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा, रायपुर, है ना, याद रखिएगा, रायपुर जिले में चलाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर जिले में कुपोषण के स्तर पर कमी लाने के लिए जिला प्रशासन ने दुलार और मिशन 12 kg अभियान की शुरुआत आगामी फरवरी माह से करने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र एवं वजन लेने के साथ ही शिशु की जो है माँ को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, किस जिले से संबंधित है? तो रायपुर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, मारो। ध्यान दीजिएगा, मारो। याद रखना है दोस्तों कि रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बेमेतरा जिला के अंतर्गत ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए। पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ध्यान दीजिएगा। और ये खंडित शिलालेख की जो भाषा है संस्कृत है, याद रखना है, और लिपि नागरी है। इसमें पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के जो है वंदन का उल्लेख है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मारो पुरातत्विक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मारोगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान देना है, मारोगढ़। ओके। और यहाँ जो है प्राचीन किला देखिएगा, परिखा मृत्तिकागढ़ तथा भव्य देवी महामाया का मंदिर है। ओके, ध्यान देना है, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिएगा, असम का डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिए। देखिए कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई है, जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और अपनी इस 51 दिनों की जो है ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है। देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल देखेंगे। हाल ही में चर्चित डे भवन निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला स्थित घर में, है ना, जिस घर में स्वामी विवेकानंद का बचपन बीता था, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इस भवन को पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों 4.5 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद जी जो है ना, इनकी स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह करीब 150 साल पुरानी है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी, है ना, विवेकानंद बनाने में रायपुर का बड़ा योगदान है। और उन्होंने अपने जीवन की जो है किशोरावस्था के 2 वर्ष का समय रायपुर में बिताया है। ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजने के लिए रायपुर एयरपोर्ट का जो है नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे। और देखिए, उनके यहाँ रहने के दौरान 1877 में 14 साल के नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, रायपुर आए थे। ध्यान देना है दोस्तों कि उनके साथ जो है उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त और बहन जो है जोगेंद्र बाला भी थी। ध्यान दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों देखिए, अमेरिका में 3 और भारत में 12 स्मारक है। और रायपुर में बनने वाला जो है यह स्मारक स्वामी विवेकानंद जी का जो है 16वां स्मारक होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान देना है, अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान देना है। और अंकिता जो है दोस्तों, देखिए, अंकिता पांडे शुक्ला ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बेटी है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिए। देखिए कि अंकिता जी को जो है कर्नाटक राज्य के हुबली में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रही 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा। ओके, सम्मानित किया जाएगा। और यह अंकिता पांडे शुक्ला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को।